मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। इस कोरोना काल में खुश रहें, घर में रहें और ज़्यादातर अपना समय पढ़ाई को दें। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 2। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 1 में हमने इनका जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लिए थे। अब इनके जनरल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे, उनमें क्या ट्रेंड होता है, किस तरह के उनमें परिवर्तन होते हैं। तो संक्रमण तत्वों के गुणों में सामान्य परिवर्तन यानी कि जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मैटर्स। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणविक त्रिज्याएं एवं आयनिक त्रिज्याएं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। परमाणविक त्रिज्याओं का मतलब परमाणु का आकार और आयनिक त्रिज्याओं का मतलब उनके जो आयन बन जाएंगे उनका आकार। ठीक है, सबसे पहले अपन 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक की। एक ही आवर्त है ये। एक ही आवर्त में हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि परमाणविक त्रिज्या, ठीक है, जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश पर। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, तो एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या भी लगातार घटती जाती है। एटॉमिक रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना कम होगा, या उसका उल्टा कि किसी में प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उसमें उसकी एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या उतनी। आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो जेड इफेक्टिव का मान जितना बढ़ता जाएगा उसकी परमाणविक त्रिज्या भी उतनी ही घटती जाएगी। लेकिन बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स N-1 डी सीरीज में भरे जाते हैं तो उनमें एक नया प्रभाव काम करने लगता है जिसे हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है, और परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कम होता जाता है, इसलिए उनके आकार में वो वृद्धि करवाने लगता है। और बाएं से दाएं जाते हैं हम यहाँ तो स्कैंडियम से जिंक तक लगातार जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है जो आकार को कम कर रहा है, और बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परिरक्षण प्रभाव लगातार बढ़ रहा है जो आकार को कम कर रहा है। तो दोनों आकार को बढ़ा रहा है, तो दोनों ही प्रभाव एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करने वाले हैं। इसलिए स्कैंडियम से जिंक तक जब हम जाएंगे तो हमें आकार में किसी प्रकार का कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियाई है। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश। चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एज जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो चौथे में 2 4s इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और ये वाला जो मैंने ग्रीनिश कलर से दिखाया है इसमें N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। जैसे यहाँ 3D होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये आकर्षण बल जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होती चली जाएगी। प्रभावी नाभिकीय जितना ज्यादा रहेगा एटॉमिक रेडियस उतनी छोटी होती चली जाएगी। लेकिन ये जो N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये देखिए, ये न्यूक्लियाई और आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में एक स्क्रीन बना लेते हैं, एक आवरण बना लेते हैं। इसकी वजह से जेड इफेक्टिव जो है उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाती है, यानी कि नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है। साथ ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित भी करते हैं। यही परिरक्षण प्रभाव होता है। ठीक है, तो परिरक्षण प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जानी चाहिए। वो दोनों ही जो प्रभाव हैं वो एक डी सीरीज में जब बाएं से दाएं जाते हैं हम तो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इनका परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो दोनों ही प्रभाव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहे हैं। एक प्रभाव एटॉमिक रेडियस को घटा रहा है, दूसरा प्रभाव एटॉमिक रेडियस को बढ़ा रहा है, तो कुल मिलाकर दोनों का प्रभाव निरस्त हो जाता है। तो साइज में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते, यानी एक ही डी सीरीज में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज लगभग समान रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार 3D सीरीज के सभी तत्वों के आकार लगभग समान है। लेकिन 3D के बाद जब 4D सीरीज की हम बात करेंगे तो 4D सीरीज में क्या होता है, एक शेल बढ़ जाती है, एक शेल बढ़ जाती है तो इनका साइज बड़ा हो जाता है और साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद हम 4D के बाद 5D में जाते हैं, तो 5D में जाए तो फिर एक शेल बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, देखिए 3D के बाद 4D में केवल एक शेल बढ़ रही है, सब में एक शेल 3D से 4D हो गया, सब में 3D से 4D, तो इसलिए शेल बढ़ने की वजह से इसका साइज बड़ा हो गया। लेकिन
4D के बाद 5D में, देखो शेल तो बढ़ ही रही है, 4D से 5D हो गई सब में, लेकिन देखो एक ग्रेट चेंज है यहाँ कि यहाँ 4F एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, यानी कि यहाँ देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम 21 से 39, 18 की वृद्धि हुई है, 22 से 40, 18, 18 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 32 एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखिए 40 से 72, 41 से 73, तो 32 एटॉमिक नंबर बढ़ गए। एटॉमिक नंबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बीच में लेंथेनाइड्स आ गए ना इसलिए वो, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही बढ़ी है। तो प्रभावी नाभिक आवेश जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इनका आकार जितना बड़ा हो जाना चाहिए था उतना नहीं होता, बल्कि लगभग समान हो जाता है, ठीक है। और ZR HF का साइज तो इतना ज़्यादा समान होता है कि इनकी सभी रासायनिक और भौतिक गुण एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, इसीलिए ZR और HF इन दोनों को हम जुड़वां तत्व यानी कि ट्विन मेटल्स भी कहते हैं। इसके अलावा TC और RE का साइज सेम होता है, RUOS का R भी सेम होता है, RHIR का साइज भी सेम होता है, और PG और PT का साइज भी सेम होता है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। लेकिन ZR और HF की बिल्कुल एक जैसी होती है, इसलिए इनको जुड़वां तत्व भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियली, आयोनिक रेडियली यानी आयन की रेडियस आयन कब बनता है, जब कोई मेटल है उसने अपने एन इलेक्ट्रॉन्स त्याग दिए हैं, बाहर रिमूव कर दिए हैं, तो उस पर जो धनावेश आ गया है उसी को अपन कैटायन कहते हैं। अब देखिए कैटायन कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे, त्यागे जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, देखें इसमें कि यह जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को त्यागा जाता है। तो जब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही त्याग दिए जाएंगे, तो अब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कौन से रहेगा, ये, यानी ये कोश तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब बाह्यतम कोश ये रह गया। अब बाह्यतम कोश जब ये रह गया तो इसका प्रतिकर्षण किससे हो रहा था, इस बार इस आउटर मोस्ट शेल से। अभी आउटर मोस्ट शेल ही नहीं रहा, तो प्रतिकर्षण बल यानी कि जो अपना रिपल्शन था वो कंप्लीट खत्म हो जाए, कंप्लीट होकर खत्म हो गया, तो केवल क्या रह गया, परिरक्षण प्रभाव तो नष्ट हो गया, केवल क्या रह गया, Z इफेक्टिव। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं +2, तो स्कैंडियम +2 से लेके जिंक +2 तक जाएंगी, तो प्रभावी नाभिक आवेश लगातार बढ़ता जाएगा, और प्रभावी नाभिक आवेश लगातार बढ़ता जाएगा तो इनकी आयनिक रेडियाइज भी लगातार घटती जाएंगी। यानी आयनिक रेडिया में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, एज यूजुअल जैसे हम पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट एज वी गो Z इफेक्टिव इंक्रीजेज, सो रेडियाई ऑल्सो डिक्रीजेज। अब हम इनका दूसरा गुण पढ़ते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी सबसे पहले होती क्या है जानते हैं अपन। आयनन एंथैल्पी का मतलब कोई भी जो आइसोलेटेड एटम है उस आइसोलेटेड एटम यानी विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, आउट करने के लिए जितनी एनर्जी इनको देनी पड़ेगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को ही हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है ना। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करेगी, Z इफेक्टिव पर। Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली अट्रैक्टेड होंगे, और टाइटली अट्रैक्टेड होंगे तो इनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि Z इफेक्टिव ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, ठीक है। और हम ये जानते हैं Z इफेक्टिव तो लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम ये भी देख चुके हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, परिरक्षण प्रभाव है, वो भी बाएं से दाएं लगातार बढ़ता जाता है। तो बढ़ा हुआ परिरक्षण प्रभाव है, ये बढ़े हुए Z इफेक्टिव के प्रभाव को नष्ट कर देता है। हम देख चुके हैं अभी कि Z इफेक्टिव की वजह से जो चेंज आ रहा है, यानी कि जो प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण बाह्यतम के उसके इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ रहा है, परिरक्षण प्रभाव के कारण ये आकर्षण बल उतना ही घट रहा है। यानी कि टोटली क्या होगा, स्कैंडियम से लेके हम जब जिंक तक जाएंगे तो Z इफेक्टिव के कारण आकर्षण बल बढ़ता है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव के कारण आकर्षण बल घटता है। तो ऑलमोस्टली क्या होता है, दोनों एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तो जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा ना तो बढ़ता है और ना ही कम होता है। यानी कि जैसे हमने कहा कि एक डी सीरीज में लेफ्ट टू राइट साइज लगभग सेम होता है, तो एक डी सीरीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पीज भी लगभग सेम रहती हैं। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ फर्स्ट डी सीरीज आर ऑलमोस्ट सेम, देयर इज नो अ ग्रेट चेंज। इनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण। धात्विक गुण जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो धात्विक गुण को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आसानी से अपनी NS इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट S इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, इसीलिए धन विद्युती हो जाते हैं। और जो धन विद्युती होते हैं वो ही धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। सभी गुण पाए जाते हैं तन्य यानी कि डक्टाइल्स हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स यानी कि ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। आघात वर्धनीय है, यानी कि मेलिएबल है, इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। कठोर हैं, बहुत हार्ड हैं, सभी ठोस हैं, HG इसमें अपवाद है, पारा
जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उच्च गलनांक और क्वथनांक पाए जाते हैं, हाई बीपी और मेल्टिंग पॉइंट्स भी हैं। क्लोजेस्ट पैकिंग पाई जाती है, निविडतम संकुलन पाया जाता है 3 तरह का, बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी। ठीक है, ये सभी गुण धातुओं के गुण हैं, तो इनमें भी धात्विक गुण प्रदर्शित होता है। ठीक है, और धात्विक बंधों की संख्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। स्टार्टिंग में जब D1 से शुरू करेंगे तो D1, D2, D3, D4 और D5 तक इनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बढ़ते हैं। उसके बाद इनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होगी वैसे वैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती चली जाएगी धात्विक बंधों की संख्या कम होती चली जाएगी, और धात्विक बंधों की संख्या कम होने के कारण इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो थोड़े थोड़े कम होते चले जाते हैं। तो अगला गुण हम वही देखते हैं, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स की पहले अपन बात करें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो डिपेंड करते हैं इनके मेटेलिक बॉन्ड्स पर, धात्विक बंध पर। धात्विक बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी उतनी ही ज्यादा होते हैं। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड्स की संख्या पहले तो इंक्रीज होती है, जैसे जैसे अयुग्म D1 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ 6 अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ शुरू में स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक लगातार इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद Mn में ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एकदम से घट जाता है, क्योंकि इसका जो विन्यास है बहुत ज्यादा स्थायी होता है। उसके बाद आयरन का थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन उसके बाद फिर लगातार कम होते चले जाते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन में टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, स्कैंडियम तो नीचे है ही, फिर क्रोमियम की मैक्सिमम, उसके बाद मैग्नीज का घट गया, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल में थोड़ा सा कमी हुई है, फिर कॉपर और जिंक के एकदम कम हो जाते हैं, इनमें D10 हो जाता है, यानी कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो होने की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे देखें वैसे वैसे इनमें मेटेलिक बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी घटते चले जाते हैं। तो यहाँ सभी एलिमेंट पूरी 3D 4D और 5D सीरीज का यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको ग्राफ। इसमें देखिए टंगस्टन सबसे पीक पर है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सभी तत्वों में जो टंगस्टन यानी कि W होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, 3410 डिग्री सेल्सियस। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फील्ड होते हैं, N-1d और Ns में। ठीक है, हम देख चुके हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं हम, क्यों? क्योंकि इनमें N-1d और Ns जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे में आ जा सकते हैं, ट्रांजिशन करते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस ट्रांजिशन की वजह से ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि इसमें N-1d और Ns यानी बाह्यतम कोश के आउटर मोस्ट शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और पेनल्टीमेट शेल यानी कि उपांत्य कोश के डी इलेक्ट्रॉन्स आपस में आ जा सकते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं। द एनर्जीज आर ऑलमोस्ट इक्वल ऑफ N-1d एंड Ns शेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम जैसे दिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हैं मैंने Sc से लेके Zn तक। हम जानते हैं D1, D2, D3, D4, नियुक्त D5। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे देखिए यहाँ S में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलमोस्टली हैं ही, तो जहाँ जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ +2 ऑक्सीडेशन तो इनकी सबकी होती है। देखिए +2 यहाँ से शुरू की है मैंने, और देखिए सब में आ रही है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लेकिन Cu और Cr इनमें S1 भी है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मिनिमम होती है कि उसमें S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिनिमम। ठीक है ना, यहाँ S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्टिंग में बढ़ती है कब तक, हाफ फिल्ड होने तक, या कहें कि तब तक जब तक शुरू में जब जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन होने तक डी इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड होते हैं, तो शुरू में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन D5 के बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, D6, D7, D8, D10 में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट होती है वैसे वैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ स्कैंडियम की +2 और +3, +2 क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, और +3 कब होगी, जब डी इलेक्ट्रॉन भी बाहर चला जाएगा। टाइटेनियम की +2, S की मिनिमम 2 है इसलिए, फिर +3 और फिर
4, वेनेडियम की +2, +2 के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स डी में है, ये 5 तक हो सकते हैं, तो +2 +3 +4 +5, फिर क्रोमियम की +6 तक, मैंगनीज की +7 तक, Fe की +6 तक, कोबाल्ट की +4 तक की, ठीक है, निकल की +4 तक, Cu की +1 और +2 ही होती है, Dn का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रहता है, Zn की केवल +2 होती है, Zn CdHg हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि असंक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका D10 होने की वजह से और S भी फुली फिल्ड है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन नहीं होता, इसीलिए हमको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो Zn CdHg ये तीनों केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। अब इनकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है वो सारी इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, ठीक है। Cu की +1 और +2 दोनों पाई जाती हैं, निकल की +2 ही ज़्यादा स्टेबल होती है, कोबाल्ट की +2 +3 स्टेबल होती है, आयरन की +2 या +3 को विशेष कंडीशन में +4 या +6 बनती है, +5 तो बहुत ही चांस कम है बनने के, ठीक है ना। Mn की ऑक्सीजन स्टेट सारी बनती हैं, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, 2, 4 एंड 7, ठीक है। इसके बाद क्रोमियम की 2, 3 और 6 ज़्यादातर पाई जाने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है। टाइटेनियम वैनेडियम की लगभग सभी ऑक्सीडेशन इक्वली पाई जाती हैं, और सभी डी ब्लॉक तत्वों में जो हमने DC3D 4D 5D ये सीरीज इनमें सेम सीक्वेंस चलता है कि स्टार्टिंग में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होने के बाद वापस घटने लगती है। क्यों? क्योंकि शुरू में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फिर मैक्सिमम होने के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगते हैं, इसीलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी घटने लगती है। और मैंने पहले भी बताया था, सब पूरी आवर्त सारणी में या कहें पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है OS का, ऑस्मियम का, वो होता है +8। ऑस्मियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ हम देखें कि इस वेरिएबल वैलेंसी की वजह से इन पर क्या क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहली बात अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो सहसंयोजी गुण के तो समानुपाती होता है, कोवेलेंट नेचर, और आयनिक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके जो भी यौगिक होंगे उनके सहसंयोजी गुण बढ़ते जाएंगे और आयनिक गुण बढ़ते जाएंगे। फेजांस रूल पढ़ा है हमने। फेजांस रूल यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना बड़ा होता जाएगा, जो केटाइन है उसका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा, केटाइन का साइज जितना छोटा होता जाता है सहसंयोजी गुण यानी कोवेलेंट नेचर उतना ही बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जितना सहसंयोजी गुण बढ़ेगा आयनिक गुण उतना ही छोटा होता जाएगा। उससे क्या होगा, फिर जब हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो सहसंयोजी गुण यानी कि कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, तो जब कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इंक्रीज होती है, बढ़ती है, उसका कोवेलेंट नेचर भी वैसे ही बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे कोवेलेंट नेचर बढ़ता है वैसे वैसे उनका अम्लीय गुण भी बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था को घटाएं तो ऑक्सीकरण अवस्था जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे उनका आयनिक गुण बढ़ने लगेगा, उसमें आयनिक गुण आने लगेंगे, आयनिक नेचर आने लगेगा, और जैसे जैसे आयनिक नेचर आएगा वैसे वैसे यौगिक में क्षारीय यानी कि बेसिक गुण बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम एमएन की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट थी, हमने इसके ऑक्साइड्स के बारे में बात की है, MnO Mn2O3 MnO2 Mn2O5 MnO3 Mn2O7, इनमें ऑक्सीजन स्टेट निकालना आता है। वैसे हमें ऑक्सीजन की हमेशा -2 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग Mn की +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4, यहाँ +5, यहाँ +6 और यहाँ पर +7, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट समझ में आ गई। अब ये देखिए एक ही एलिमेंट है Mn, इसके अलग अलग ऑक्साइड्स लिए हैं, इन अलग अलग ऑक्साइड में एक ही चेंज आया है कि जो Mn था सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती जा रही है। उसकी वजह से देखिए इसकी नेचर में क्या चेंज आता है कि MnO कैसी नेचर का होता है, बेसिक क्षारीय ऑक्साइड है ये, जबकि MnO2 और MnO2O3 ये दोनों ही उभयधर्मी होते हैं, यानी कि एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि इनके साथ एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो खुद बेस की तरह बिहेव करेंगे, और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। Mn2O5 और MnO3 में +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हुई तो सहसंयोजी गुण बढ़ गया, सहसंयोजी गुण बढ़ गया तो अम्लीय गुण बढ़ गया, तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हुई तो सहसंयोजी गुण बढ़ गया, कोवेलेंट नेचर बढ़ गया, तो इनका अम्लीय गुण में भी वृद्धि हो गई, और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बाई हाईएस्ट में पहुंच गए हैं, 7 में पहुंच गए, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो ये प्रबलतम अम्लीय यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में बिहेव करने लगता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जाएं हम तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रबलतम अम्लीय है, फिर कम हुई तो बेसिक की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे अम्लीय हुई
और कम हुई ऑक्सीजन स्टेट तो वहधर्मी हो गया, और भी कम हुआ तो क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन स्टेट को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे घटाते जाएंगे वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट का एक और इफेक्ट कि अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो जो भी कंपाउंड होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अगर वो यौगिक है, वो धातु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो वो प्रबलतम अपचायक होगा। जैसे देखिए CR और MN के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। CRO यानी क्रोमस ऑक्साइड में ये +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, और ये क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, ठीक है, यहाँ ये +6 ऑक्सीजन स्टेट में है। ऐसे MNO में Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और MnO3 या Mn2O7 इसमें ये +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये दोनों प्रबल अपचायक हैं, ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों है देखें, ये प्रबल अपचायक क्यों है? अपचायक का मतलब होता है जो दूसरे का अपचयन करे, और दूसरे का जो अपचयन करेगा वो खुद का ऑक्सीकरण करेगा। तो ये Cr+2 जो है निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में, और ये +6 तक जाना चाहता है, तो अपना ऑक्सीकरण करना चाहता है, तो जब अपना ऑक्सीकरण करेगा तो दूसरे का अपचयन करेगा। इसी प्रकार यहाँ Mn+2 में है, और ये +6 या +7 में जाना चाहता है, तो जब ये अपना ऑक्सीकरण करेगा तो दूसरे का अपचयन करेगा और अपचायक बन जाएगा। इनको देखें हम, ये अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं में है, और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था से अगर ये जाना चाहेंगे तो कहाँ जाएंगे, और उच्च जाने की तो जगह ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये, तो लो में जा सकते हैं। तो जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को कम करेंगे तो ये अपना अपचयन करेंगे, और जो कंपाउंड अपना अपचयन करते हैं वो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक बन जाएंगे। ऐसे MnO3 में या Mn2O7 में +6 और +7 में मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है। ये जब अपनी ऑक्सीजन को कम करेंगे तो अपना अपचयन करेंगे, और जब अपना अपचयन करेंगे तो दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, यानी कि ऑक्सीकारक बन जाएंगे। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की एक विशेष बात और ये होती है कि जो इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा और हमेशा ऑक्साइड्स के रूप में पाई जाती है, फ्लोराइड्स के रूप में नहीं पाई जाती। पहली बात तो ये अच्छी तरह से समझें कि जो भी कंपाउंड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो किसके द्वारा ऑक्सीकृत होगा, प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा। प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं जो उच्च विद्युत तत्व होते हैं। सबसे ज्यादा विद्युतता होती है F की, सेकेंड नंबर पर होती है O की। तो हम ये मानते हैं कि F और O प्रबलतम ऑक्सीकारक हैं, और ये हर तत्व को अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो एज्यूम ये किया जाता है कि अगर हाई ऑक्सीजन स्टेट होगी तो वो किस में होगी, या तो ऑक्साइड्स के रूप में होगी या फ्लोराइड्स के रूप में होगी। लेकिन ये केवल ऑक्साइड्स के रूप में ही पाई जाती है, फ्लोराइड्स के रूप में नहीं पाई जाती। कारण बहुत छोटी सी चीज़ है ये। देखो जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं क्रोमियम और मैग्नीशियम से। क्रोमियम CrO3 में और CrF6 दोनों +6 है, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि जैसे CrO3 है वैसे CrF6 भी हो सकती है, उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से मानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ दोनों में Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब Cr ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो उसका आकार जो है, उसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा हो गया है, ठीक है ना। अब इस छोटे आकार के चारों तरफ अगर ऑक्सीजन लगाते हैं तो ऑक्सीजन होती है डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड होने की वजह से Cr की +6 ऑक्सीकरण अवस्था केवल 3 ऑक्सीजन एटम्स द्वारा फुलफिल कर दी जाएगी, यानी एक क्रोमियम के चारों तरफ केवल 3 ऑक्सीजन को ही अरेंज होना है। इजीली हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन से इसको एडजस्ट करें, Cr का यहाँ जो साइज है वो ही साइज यहाँ है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 3 ऑक्सीजन को ही इसकी चारों तरफ एडजस्ट होना था, लेकिन यहाँ पर 6 फ्लोराइड्स आयन को 6 फ्लोराइड आयंस जब एक छोटी सी क्रोमियम की चारों तरफ अरेंज होना चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। एक तो ये कि Cr इतना छोटा साइज का हो गया कि चारों तरफ इसके इतना स्पेस ही नहीं है कि 6 के 6 फ्लोरीन इजीली एडजस्ट हो जाएं। दूसरी बात ये भी कि सारे के सारे फ्लोराइड आयंस F- हैं, और F- होने की वजह से इनमें भी तो रिपल्शन होगा, तो ये भी एक दूसरे को एडजस्ट नहीं होने देंगे। यानी कि इनकी ज्यामिति इस तरह की हो जाती है कि डबल बॉन्डेड होने की वजह से ऑक्सीजन की संख्या आधी रह जाती है, और वो आसानी से छोटे धनायन के चारों ओर समा जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन फ्लोराइड्स की संख्या ज़्यादा हो जाने की वजह से छोटे धनायन के चारों तरफ आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाते। उसी तरह से अपन Mn का एग्जाम्पल देखें। MnO4 में ये Mn+7 में है, और MnF7 में ये +7 में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए MnO4 में 4 ऑक्सीजन परमाणु छोटे Mn+ के चारों तरफ एडजस्ट हो रहे हैं,
3 डबल बॉन्डेड और एक ऑक्साइड आयन के रूप में। लेकिन अगर फ्लोराइड आएंगे तो साइज Mn का वही है जो यहाँ था, वही साइज यहाँ है, लेकिन यहाँ पर अब 7 फ्लोराइड आयंस को एडजस्ट होना होगा। सोचिए बच्ची, छोटा सा Mn+2 Mn+7 आयन है, उसके चारों तरफ इतना स्पेस ही नहीं है कि 7 F- आयन इसके चारों तरफ एडजस्ट हो सकें, और ये कोशिश भी करेगा एडजस्ट करने की। तो ये जो फ्लोराइड आयंस हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे बहुत ज़्यादा पास आने की वजह से, और बहुत ज़्यादा पास आने की वजह से जब रिपेल करेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो याद रखनी है बच्चों ये बात कि जो भी मैक्सिमम ऑक्सीजन या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो हमेशा और हमेशा ऑक्साइड्स के रूप में ही पाई जाती हैं। जैसे ऑस्मियम की बताई थी मैंने आपको, ऑस्मियम जो एग्जिस्ट करता है वो OsO4 के रूप में, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के रूप में एग्जिस्ट करता है, ना कि OsF8 के रूप में। क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है कि जब ऑस्मियम का साइज बहुत छोटा हो जाएगा तो उसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन तो एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन 8 फ्लोराइड आयंस एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो OsF8 कभी नहीं बनता, OsO4 बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार कि MnO4- MnFS7 में दोनों में ऑक्सीडेशन सेम है, लेकिन MnO4- एग्जिस्ट करता है, पर मैग्नेट आयन है ये, लेकिन MnFS7 कभी नहीं बनता। इसी तरीके से इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है।